जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के छठे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 5वां क्लास देखा था, जहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉलिक्यूलर वेट को समझा था और उससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, वर्क, एनर्जी एंड पावर के कंप्लीट चैप्टर को देखने से पहले मैं आप सबों को कुछ बताना चाहूँगा। ये जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा सा आपका लंबा है और इसमें आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन भी ज़्यादा करने हैं। तो एक ही दिन में तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, आप सभी बोर हो जाएंगे और समझ में कुछ आएगा नहीं। और अगर एक ही दिन इन सब टॉपिक का फॉर्मूला आपको बता दिया जाए तो आप फिर उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग 3 सेक्शन में देखेंगे, जिसका पहला पार्ट मैं आज दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा और थर्ड पार्ट आपको परसों मिल जाएगा। इसके पहले पार्ट में, यानी कि आज के इस सेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे, तो सर आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, जब हम लोग वर्क की बात करते हैं यानी कि कार्स की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर साइंस के दृष्टिकोण से कार्य तब होता है जब वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है सर, और इस पर आप बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और जैसे ही आपने इस पे बल लगाया, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु आपका यहीं पे बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने वस्तु पे बल लगाया, मान लीजिए कि ये आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और इस पे आपने 5 न्यूटन का बल लगाया और ये वस्तु आपका क्या हो गया सर, विस्थापित हो गया। ये वस्तु क्या हो गया, आपका विस्थापित हो गया, यानी कि कुछ दूरी कवर कर लिया। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कार्य हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि साइंस के दृष्टिकोण से किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, कार्य हो रहा है। और अगर वस्तु विस्थापित नहीं होता है तो कार्य नहीं हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई 50 किलो का बोझा उठा करके एक ही जगह पे खड़ा है तो क्या उसके द्वारा कोई काम किया जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर वही 50 किलो का बोझा लेकर के वो कुछ दूर चल लेता है तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है कि जब भी वस्तु पर बल लगेगा और वस्तु विस्थापित हो जाएगी, यानी कि वस्तु कुछ दूरी कवर कर लेगी, तो साइंस के दृष्टिकोण से यहाँ पे कार्य होगा। और अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो साइंस के दृष्टिकोण से कार्य नहीं होगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस 2 से 3 फॉर्मूला पे आधारित होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। तो पहला आप ध्यान में रखिएगा कि वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। ध्यान में रखिएगा, बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए हम सभी क्या पढ़ते हैं, सर W इक्वल टू क्या होता है, तो सर W इक्वल टू FS होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये आपका वर्क के लिए फॉर्मूला तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा होता है, कोई एंगल नहीं बन रहा होता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा हो, कोई कोण बन रहा हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा होगा तब जो किया गया कार्य होगा, यानी कि W होगा, वो क्या होगा, तो सर W इक्वल टू FS cos थीटा होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा हो तब कार्य क्या होगा, W इक्वल्स टू FS होगा। और जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा होगा तब कार्य क्या होगा सर, W इक्वल टू FS cos थीटा होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको cos थीटा का 3 वैल्यू याद रखना निहायत ही जरूरी है।
आप कहेंगे सर ये 3 वैल्यू कौन कौन सा है? तो पहला आप वैल्यू याद रखिएगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 होता है। और दूसरा वैल्यू आप याद रखिएगा कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आप सभी कहेंगे सर 0 होता है। और साथ ही साथ तीसरा वैल्यू आप क्या याद रखेंगे कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो गुरुजी -1 होता है। आप सभी क्या कह रहे हैं कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है और cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है सर? -1 होता है। और आप कह रहे हैं कि सर जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा होगा तो किया गया कार्य W इक्वल टू FS cos थीटा होता है। तो मेरे मित्र अगर हम लोग ये लिखें कि W इक्वल टू FS और cos थीटा के जगह हम लोग cos 90 डिग्री रख देते हैं, W इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर cos 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हम सभी क्या कह सकते हैं कि सर जब 0 से इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुरुजी 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा? आपका 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा सर? 0 होगा। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, अगर हम यहाँ पे cos 180 डिग्री रख दें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा तब किया गया कार्य क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे सर ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा। साथ ही साथ किया गया कार्य क्या होगा सर? न्यूनतम होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जब बल और विस्थापन के बीच में क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तब किया गया कार्य क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे सर धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और साथ ही साथ किया गया कार्य क्या होगा? महत्तम होगा। तो ये तीनों वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, दूसरा cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है और तीसरा cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। तो आप इसका खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आप सभी देख रहे हैं कि कार्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो सर बल गुना विस्थापन होता है। तो हमेशा आप सभी क्या कहेंगे कि सर कार्य जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सर कार्य जो है वो बल पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ विस्थापन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? बल पे डिपेंड करेगा और विस्थापन पे डिपेंड करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल बन रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सर जैसे ही cos थीटा का वैल्यू बदलता है तो वर्क भी आपका क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो आप इस दोनों ही चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और कहीं पे भी कार्य होने के लिए क्या जरूरी है सर? तो सर बल लगना जरूरी है और बल के साथ साथ वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना बहुत ही जरूरी है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, या किसी सामान को हम नीचे से जमीन से उठा करके अपने सर पे रख रहे हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी वस्तु किसी ऊंचाई को कवर करती है या ऊपर की ओर जा रही होती है तब जो वहां पे कार्य होता है वो किसके द्वारा कार्य होता है? तो सर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। किसके द्वारा कार्य होता है? गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। और हमेशा आप कहेंगे कि सर जब वस्तु ऊंचाई की ओर जाती है, जब वस्तु ऊंचाई की ओर जाती है तब जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो सर mgh होता है। जहां पे m क्या है? तो सर वस्तु का द्रव्यमान है। g क्या है? तो सर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है सर? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और साथ ही साथ h क्या है? तो सर ऊंचाई है। h क्या है? ऊंचाई है। तो आप इस फॉर्मूला को भी माइंड में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी कहेंगे कि सर जरा सा ये बताओ कि कार्य का यूनिट क्या होता है? भाई मेरे हमेशा ध्यान में रखना कि कार्य का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। कितना होता है सर? जूल होता है। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कार्य आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है, आप सभी कहेंगे सर कार्य जो है वो अदिश राशि है। और ऐसे आप समान रूप से याद रखिएगा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही क्या है सर? तो सर तीनों के तीनों अदिश राशि। तीनों के तीनों क्या है सर? अदिश राशि। मेरे मित्र अगर आपको कार्य से संबंधित इतना सा फॉर्मूला याद रहता है और ये सारी कंसेप्ट आपके माइंड में रहती है, मेरे ख्याल से प्रॉपर वर्क से संबंधित जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल।
आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है 80 वाट, 80 पास्कल, 80 न्यूटन, 80 जूल। क्या होगा इसका आंसर? मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु है और इस पे 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो जैसे ही इस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, वस्तु 4 मीटर क्या हो जा रही है सर? विस्थापित हो जा रही है। वस्तु कितना मीटर विस्थापित हो जा रही है? 4 मीटर विस्थापित हो जा रही है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे F इक्वल टू कितना है? 20 न्यूटन है, और S यानी कि विस्थापन कितना है सर? 4 मीटर है, और बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है। और आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा होता है, तब किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर Fs होता है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में बल कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन दिया हुआ है। विस्थापन कितना है सर? 4 मीटर। जब आप दोनों को गुना करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर किया गया कार्य कितना होगा? 80 जूल होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सर जब बल और विस्थापन के बीच में क्या बन रहा होता है? कोण बन रहा होता है, यानी कि एंगल बन रहा होता है, तब कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सर W इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। और आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो सर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो आपका किया गया कार्य क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में क्या होगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आपको वर्क से संबंधित जितना मैंने कंसेप्ट बताया है, इतना कंसेप्ट मालूम है, तो यकीन मानो आपके ग्रुप डी पेपर में जो वर्क से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसको आप चुटकी में मसल देंगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए सर? कंसेप्ट होना चाहिए। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई हवाई जहाज है जो 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उस पर किया गया कार्य कितना है? 20,000 जूल है। तो इस हवाई जहाज पे कितना बल लग रहा है? मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो हमारे क्वेश्चन में हवाई जहाज द्वारा तय की गई विस्थापन दिया हुआ है, यानी कि S इक्वल टू 4000 मीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ कितना कार्य हो रहा है सर? तो सर W इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20,000 जूल। कितना दिया हुआ है? 20,000 जूल। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस पे बल कितना लग रहा है, यानी कि F इक्वल टू वाट। नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप सबों ने अभी जस्ट देखा है कि W इक्वल टू क्या होता है गुरुजी? तो सर Fs होता है। क्या होता है? Fs होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कार्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20,000 जूल दिया हुआ है। हमको तो बल निकालना ही है। और विस्थापन कितना है सर? तो सर विस्थापन है 4000। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये 3 जीरो और ये 3 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 5 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। यानी कि कितना बल लग रहा है सर? आप सभी कहेंगे सर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कुली है जो कि 20 केजी सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठा करके अपने सर पे रख लेता है और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो कुली के द्वारा सामान पे किया गया कार्य कितना होगा? आप सभी कहेंगे कि सर इसमें तो ना तो बल दिया हुआ है और ना ही विस्थापन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्य कैसे निकलेगा? मेरे मित्र इसीलिए मैंने आपको पीछे अभी जस्ट कंसेप्ट बताया है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाए या अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है या किसी ऊंचाई को कवर कर रहा है,
तब जो किया गया कार्य होता है वो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। और आप सभी ने अभी जस्ट देखा था कि गुरुत्व बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, तो गुरुजी mgh होता है। कितना होता है, mgh होता है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कुली 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर उठा कर अपने सर पे रख लेता है। तो भाई मेरे यहाँ पे आपका वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो सर 20 केजी है। कुली कितना मीटर ऊपर उठाता है उसको, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर की ऊंचाई पर उठा करके अपने सर पे रख लेता है, यानी कि h इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है। और g का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर किया गया कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। सारा डाटा आपको मिल चुका है, बस इसको यहाँ पे रखना है और आंसर निकाल लेना है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है, 20 kg, g का वैल्यू कितना लेना है, 10, और आपका ऊंचाई कितना है सर, 2 मीटर। जब आप सारे को गुना करेंगे तो आप कहेंगे 20 दाएँ 200 हो जाएगा, और 200 दूना कितना हो जाता है सर, 400 जूल हो जाएगा। यानी कि कुली के द्वारा सामान पे कितना कार्य किया जा रहा है, 400 जूल कार्य किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 1/5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 5 न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर, एक कुली है और ये अपने ऊपर क्या कर रहा है सर, 500 न्यूटन का भार उठा रहा है। कितना भार उठा रहा है सर, 500 न्यूटन का भार उठा रहा है। और ये कितना मीटर चल रहा है सर, तो सर ये 100 मीटर चल रहा है। कितना मीटर चल रहा है सर, 100 मीटर चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू वाट। आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे। बड़े मित्र आप कहेंगे कि सर इसमें तो कुली के द्वारा कुछ ना कुछ विस्थापन भी कवर करा जा रहा है, और साथ ही साथ ये कितना भार उठाए हुए हैं, तो सर 500 न्यूटन का भार उठाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बल क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि सर बल तो हमारा 500 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार भी क्या है, एक प्रकार का बल ही है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो सर ये भार उठा करके 100 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कुली ये भार उठाए हुए है, ये जो 500 न्यूटन का भार उठाए हुए हैं, यहाँ पे भार आप लिख ही लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ये जो भार उठाया हुआ है ये क्या है सर, तो आप कहते हैं सर ये एक प्रकार का बल है। और ये क्या कर रहा है सर, भार उठा करके 100 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है। जरा सा आप ये बताओ कि इस बल का डायरेक्शन किधर होगा सर। आप सभी कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है ये तो नीचे की ओर लगेगा। क्या होगा सर, नीचे की ओर लगेगा। जरा सा आप ये बताओ कि बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। आप सभी कहेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई मेरे, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी 0 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी कुली के द्वारा किसी भार को उठा करके क्या किया जाए सर, कुछ दूरी कवर किया जाए, तब वहां पे बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। आप खुद ही सोचिए ना, आप एक बोझा उठा करके आप 100 मीटर की दूरी कवर कर रहे हैं, तो बोझा तो आप पे बल लगाएगा, तो वो बल क्या होगा सर, तो नीचे की ओर होगा। जब आप विस्थापन के साथ उसका एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और जब cos 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में ये रहता कि कुल्ली 500 न्यूटन का भार उठा करके इतना ऊंचाई कवर कर रहा है, तब आप क्या कहते सर, तब यहाँ पे जो किया गया कार्य हो जाता वो क्या होता, mgh होता। यानी कि जो आपका भार होता और जितना ऊंचाई कुली के द्वारा कवर किया जाता, दोनों को गुना कर देते तो किया गया कार्य निकल जाता। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है।
मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोई मजदूर है जो कि 10 केजी के सामान को भूमि से उठा करके 1.2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सर पे रखता है और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो सामान पे मजदूर के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है, कितना ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, तो सर 1.2 मीटर तक उठाया जा रहा है, जी का वैल्यू कितना लेना है, तो सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, किया गया कार्य क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर जब यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पे तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो सर W = mgh होता है। मास कितना है 10 kg, जी का वैल्यू कितना लेना है 10, ऊंचाई कितना है 1.2, पॉइंट हटाएंगे बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 दहाई कितना होता है सर 120 जूल हो जाएगा। यानी कि मजदूर के द्वारा सामान पे किया गया काम कितना है 120 जूल है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। बताइए नहीं बनेगा, बड़े ही आसानी से बना लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य कितना है सर 56 जूल है और वस्तु पे बल कितना लग रहा है, तो सर वस्तु पे बल 7 न्यूटन का लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे वस्तु कितना विस्थापन तय करेगी। बताइए ये चीज़ नहीं बनेगा, आप सभी से बन जाएगा और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बल F = 0 इसलिए किया गया कार्य = W क्या होगा आपका। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर W = Fs होता है और जब यहाँ पे हम बल ही नहीं लगा रहे हैं, बल हमारा क्या है 0 है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई लड़की है जिसका वजन कितना है 200 न्यूटन है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो वजन की बात की जा रही है ये लड़की का क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये लड़की का भार है। भार कितना दिया हुआ है सर, तो 200 न्यूटन दिया हुआ है। लड़की आपका कितने ऊंचाई पे चढ़ रही है, तो सर कोई वृक्ष है जिसका ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। साथ ही साथ जी का वैल्यू कितना लेना है, तो सर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि लड़की द्वारा वृक्ष पर चढ़ने में किया गया कार्य W = व्हाट, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि यहाँ भी लड़की क्या कर रही है, किसी ऊंचाई पे चढ़ रही है। यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा सर, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा और किया गया कार्य किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो वस्तु का द्रव्यमान दिया ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान दिया ही नहीं है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। भाई मेरे आपके क्वेश्चन में लड़की का भार दे दिया है कितना 200 न्यूटन दे दिया है। आप सभी ने इससे पीछे के सेशन में देखा था कि भार = क्या फार्मूला होता है, तो आप कहते हैं सर mg होता है। यानी कि mg का वैल्यू कितना है 200 न्यूटन है, ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है किया गया कार्य कितना होगा। बताइए नहीं बनेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन में mg इकट्ठे दिया हुआ है कितना सर 200, ऊंचाई कितना है सर 2 मीटर। इसको हम गुना कर देंगे तो लड़की के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा सर 400 जूल हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको cos थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। कौन कौन सा, तो आप सभी कहेंगे सर पहला वैल्यू cos 0 डिग्री = 1 याद रखना है और दूसरा वैल्यू cos 90 डिग्री = 0 याद रखना है और तीसरा वैल्यू cos 180 डिग्री = क्या याद रखना है -1 याद रखना है।
और अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा और महत्तम होगा। और बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य 0 होगा। और बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आप सभी कहेंगे कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? हालांकि ये क्वेश्चन आपका एएलपी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है ताकि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई एक वस्तु है जिस पे कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो सर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, जिसके चलते ये वस्तु आपका कितना विस्थापित हो जा रही है, तो सर ये वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जा रही है। साथ ही साथ इस पे किया गया कार्य कितना है सर, तो सर किया गया कार्य भी दिया हुआ है, इस पे 20 जूल का कार्य होता है। यानी कि जब इस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, और तो इस पे किया गया कार्य कितना होता है, 20 जूल होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू व्हाट। आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा, आसानी से बना लेंगे। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। आपको क्या निकालना है, तो सर आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वर्क भी दिया हुआ है, साथ ही साथ फोर्स भी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस भी दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है, बस हमको यहाँ पे पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कार्य की जगह आप कितना रखेंगे सर, 20 जूल रखेंगे। साथ ही साथ आपका बल कितना लग रहा है सर, तो सर 20 न्यूटन बल लग रहा है। और विस्थापन कितना हो रहा है सर, तो 2 मीटर विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे 20 × 2 कर दीजिए और कॉस थीटा तो आपको निकालना ही है, कॉस थीटा आपको निकालना ही है। आप सभी कहेंगे कि सर ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा और हम सभी इसको लिख सकते हैं कि सर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप सभी कहेंगे सर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं सर 1/2 होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप ये 1/2 को 60 डिग्री कह सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। आप सभी कहेंगे सर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे और जो भी कंसेप्ट था उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। और अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।